हेलो दोस्तों। तो आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी क्लास है। ठीक है, कल की क्लास में हमने जितने भी महत्वपूर्ण सेशंस हो सकते थे उन सभी को बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार के बारे में। ठीक है, उसको हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उदारवादी या जिन्हें हम नरमपंथी कहते हैं, उदारवादी या नरमपंथी। ठीक है, उसके बाद दूसरे पार्ट में आ जाएंगे उग्रवादी, ठीक है, या गर्मपंथी। ठीक है, और जो लास्ट फेज़ रहता है आपके आंदोलन का वो रहता है गांधीवादी एरा। ठीक, ये जो पहला फेज रहता है वो 1885 से 1905 तक रहता है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से बंगाल विभाजन तक। ठीक है, ये रहता है उदारवादी व नरमपंथियों का एरा। उसके बाद एंट्री होती है गर्मपंथी लोगों की। ठीक है, इनका विस्तार हम देख सकते हैं लगभग 1905 से अप्रॉक्स 1913 तक। ठीक है, इसके बाद 1914 से 1947 तक गांधीवादी एरा होता है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है, इसमें पहला नाम जो आता है वो आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी। इसके बाद फिरोज शाह मेहता। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये कुछ लीडर्स हैं। ठीक है, ईटीसी, ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो जिन्हें उदारवादी नेताओं की श्रेणी में हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट हैं यानी जो गर्मपंथियों में जो मेन लीडर्स हैं उनमें हम जानते हैं कि लाल पाल बाल के नाम से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, इसके बाद विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये प्रमुख नाम है एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के। ठीक है, गांधीवादी एरा में जो मेन लीडर आप सभी जानते हैं कि केवल महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के आसपास ये पूरा एरा घूमता रहता है। ठीक है, तो उदारवादी फेज़, ठीक है, जैसे हम कहते हैं मॉडरेट फेज़। ठीक है, इसके बाद गर्मपंथियों का जो फेज़ आता है। ठीक है, जिनमें इनकी विचारधारा काफ़ी हावी रहती है, लोगों की भावनाएं ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने तरफ कर सकते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख नाम है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधीवादी जो रहा है, गांधीवादी जो फेज है वो महात्मा गांधी के ही इर्द गिर्द चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की। देखिए,
जो अर्लियर बंगाल था, मीन्स पुराना बंगाल या पहले का बंगाल, ब्रिटिश भारत के समय का जो बंगाल था, उसमें बंगाल के साथ, बंगाल तो था ये, तो बंगाल के साथ ही बिहार प्लस उड़ीसा भी शामिल थे। ठीक है, तो मतलब तीनों को मिलाकर ही हम बंगाल कहते थे। ठीक है, उस समय क्या था कि उस समय ये जो बंगाल था, ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। लगभग कह सकते हैं हम 7 करोड़ 20 लाख अप्रोक्स जनसंख्या थी उस समय बंगाल की। ठीक है, उस समय मीन्स ब्रिटिश भारत में, उस समय भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत। ठीक है, लगभग कितनी जनसंख्या थी? 7 करोड़ 20 लाख। ठीक है, अप्रोक्स मीन्स लगभग इतनी थी। ठीक है, जब विभाजन की बात होती है तो इसका विभाजन किया जा रहा है धर्म और भाषा के आधार पर। ठीक है, तो बंगाल है जो, बंगाल के जो विभाजन है, विभाजन का आधार क्या है? विभाजन का आधार है धर्म और भाषा के आधार पर विभाजन किया जा रहा है। ठीक, देखिए विभाजन के समय, विभाजन के समय यहाँ की गृह सचिव कौन है? गृह सचिव, विभाजन के समय गृह सचिव है आपके रिजले। ठीक है, रिजले। उसके बाद विभाजन के समय ही बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रेजर। ठीक है, विभाजन के समय बंगाल का गृह सचिव कौन है? तो रिजले। ठीक है, विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लीथ फ्रेजर है। और वायसराय कौन है यहाँ पे इस समय? ये है आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए आपके। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है कि हम बंगाल का विभाजन करने वाले हैं, विभाजन की घोषणा या डिक्लेरेशन कब होता है? तो ये होता है 20 जुलाई 1905 को होता है। ठीक है, इसको लागू कब कर दिया जाता है? तो ये लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, हम विभाजन करने वाले हैं, इसकी घोषणा कर्जन करता है 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, और लागू ये जो नियम होता है विभाजन का, ये लागू हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन किस प्रकार से किया गया था। ये बात समझ में आ गई कि जो पहले का बंगाल था वो बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा तीनों प्रांतों को मिला के बंगाल था। ठीक है, अब तीनों प्रांत मिल जाएंगे तो आसान सी बात है कि जनसंख्या ज़्यादा होनी ही है वहाँ पे। तो उस समय मीन्स ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, 7 करोड़ 20 लाख लगभग जनसंख्या थी इतनी। ठीक है, विभाजन का आधार जो किया गया था विभाजन, वो धर्म और भाषा के आधार पर किया गया था। विभाजन के समय वहाँ का गृह सचिव कौन है? रिजले है। ठीक है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लीथ फ्रेजर। वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन, जो विभाजन करेगा। ठीक है, विभाजन का डिक्लेरेशन कब होता है? 20 जुलाई 1905 को होता है। लागू कब किया जाता है ये? तो 16 अक्टूबर 1905
1905 को किया जाता है। अब हम जानेंगे बंगाल विभाजन किस प्रकार होता है। बंगाल विभाजन, ठीक, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक भाग आपका हो जाता है वेस्ट बंगाल, मीन्स पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, एंड एक पार्ट में ये हो जाता है ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल होता है उसमें क्या होता है, पश्चिम बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, इनको साथ में कर दिया जाता है, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल होता है वो बिहार उड़ीसा ये एक साइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये साथ में। और जो पूर्वी बंगाल है उसके साथ में, तो पूर्वी बंगाल प्लस असम, इसके साथ में असम को जोड़ दिया जाता है, ठीक। इसकी जो राजधानी बनाई जाती है, राजधानी इसकी हो जाती है कोलकाता, और ये राजधानी हो जाती है इसकी ढाका, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वो हिंदू बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर जो हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। इस इलाके में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू बाहुल्य इलाका है। जो पूर्वी बंगाल है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी में है, हिंदू कम है यहाँ पर, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, ठीक। एक बार इसे फिर समझ लेते हैं कि बंगाल विभाजन में बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार उड़ीसा को शामिल किया जाता है, ठीक है। इन सब की इस ग्रुप की राजधानी कोलकाता हो जाती है। और जो वेस्ट बंगाल है आपका हिंदू बाहुल्य इलाका है, मतलब हिंदू यहाँ पर ज़्यादा संख्या में रहते हैं। पूर्वी बंगाल का जो इलाका है उसमें पूर्वी बंगाल के साथ साथ असम के कुछ क्षेत्रों को शामिल कर दिया जाता है। इसकी राजधानी ढाका हो जाती है, और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, या मुस्लिम इस प्रांत में या इस जगह ज़्यादा संख्या में, ठीक। देखिए बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है, तो उसके बाद के जो कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट वो हम जानेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रथम वर्णन मिलता है वो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में मिलता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का प्रथम वर्णन कृष्ण
कुमार मित्र के पत्र का नाम है संजीवनी। संजीवनी में मिलता है। ठीक, देखिए कुछ प्रांत हैं उसमें अलग अलग नाम थे इस स्वदेशी आंदोलन के, जैसे कि आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए इसके बाद क्या होता है। स्वदेशी आंदोलन जो है वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इस आंदोलन का जो प्रथम वर्णन मिलता है वो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में मिलता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसे वंदे भारत आंदोलन के नाम जाना जाता है। अब स्वदेशी आंदोलन जो हो रहा था तो उसका नेतृत्व किस प्रांत में किसने किया था वो हम जानेंगे। ठीक है, तो लीडरशिप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कब और किसने कहाँ पर किया। ठीक है, वो हम जानने वाले हैं। देखिए मुंबई और पूना, मुंबई और पुणे में नेतृत्व किया था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तिलक ने किया था। पूरा नाम क्या है इनका? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके बाद पंजाब में किया था लाला लाजपत राय। इसके बाद दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया, और मद्रास में इसका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। चिदम्बरम पिल्लई ने किया। इसी घटना के आसपास एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। इस बुक की जो राइटर हैं वो एक ब्रिटिश पत्रकार हैं जिनका नाम है H.W. नेविल्सन। ठीक है, ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं या ब्रिटिश पत्रकार हैं। ठीक है, ये कौन है? एक ब्रिटिश पत्रकार। इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़ी बातें कुछ। देखिए फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। देखिए स्थापना कहाँ होती है, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है। तो 1906 में स्थापना होती है और कहाँ पर होती है, ढाका में होती है, ठीक है। आगा खान व ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। स्थापना कब होती है, 1906 में होती है। कहाँ होती है, ढाका में होती है, आगा खान के द्वारा, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, ढाका में। अच्छा, इसकी स्थापना के पीछे का जो विचार था वो कहाँ से आया था, इन दोनों के दिमाग में, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये विचार, ये जो विचार आया था इसकी उपज कहाँ से हुई थी, तो W.W. हंटर, ठीक है, W.W. हंटर की बुक, हंटर की बुक का नाम है द इंडियन मुसलमान, ठीक है, किताब का नाम है द इंडियन मुसलमान। इसी किताब को पढ़कर या इसी किताब के द्वारा ये विचार कि मुसलमानों के लिए भी एक अलग पार्टी की स्थापना या एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो उनके अधिकारों की बात कर सके, ठीक है। तो ये विचार जो था वो इनके दिमाग में इसी बुक के द्वारा आया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था मुस्लिम लीग का, हेडक्वार्टर मीन्स मुख्यालय कहाँ था, तो मुख्यालय आपका था लखनऊ में। कहाँ पर था, लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन ये आपका होता है 1907 में होता है। 1907 में कहाँ पर होता है, तो कराची में होता है। अगर पूछें कि द्वितीय अधिवेशन कहाँ होता है, द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में होता है, ठीक। इसके बाद इस जो संस्था है, ये एक पार्टी है, इसने प्रभाव क्या डाला, तो आप सभी जानते हैं कि प्रभाव क्या डाला था भारत के ऊपर, तो इफेक्ट डाला था पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा करवा दिया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इस पार्टी का इम्पैक्ट है, ठीक है, ये इफेक्ट डाला था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है। आगा खान व ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना का जो विचार आया था वो W.W. हंटर की बुक द इंडियन मुसलमान से आया था, ठीक है। मुस्लिम लीग का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो लखनऊ में था। इस संस्था का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1907 में हुआ था, कराची में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इस संस्था का प्रभाव पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा, ठीक है, इससे बड़ा प्रभाव और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज हमारा जो क्लास है, आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। इसी टॉपिक से क्लास को ख़त्म करते हैं और कल हम होम रूलिंग से स्टार्ट करेंगे अपनी इस क्लास में, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, ठीक है,
और लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी जोड़िए चैनल के साथ अगर कंटेंट आपको ठीक प्रकार से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वाइट बोर्ड की क्वालिटी ज़रूर डाउन है, लेकिन जो कंटेंट है वो ठीक ठाक स्तर का है। जो आप पढ़ते हैं प्रोजेक्टर में, ठीक है, वो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ मिल रही है। बस अंतर क्या है कि वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है, 4 ऑप्शन लिखे होते हैं और उसमें नीचे चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। चीज़ यहाँ भी सेम है, बस यहाँ मार्कर से लिखा जा रहा है, वहाँ पर पहले से ही PDF बना होता है। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, बस देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, धन्यवाद।